हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डायलूटेड ईपीएस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, हमने इन डिटेल में ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा, है ना। बहुत डिटेल भी उस पर चर्चा करी, है ना। दोनों मेथड्स मैंने आपको बताया, बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करा जाता है ना। पहला मेथड मैंने आपको बताया, दूसरा मेथड जो आप सीएमए यूएसए स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो भी बताया। उस सेकंड वाले मेथड के अंदर वैंस्को के लिए कुछ बेटा प्रॉब्लम्स थी, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट आती थी, स्पेशली रीपर्चेस वाले केस में कि कैसे माइनस होता है वो मैंने बता दिया। आरआरएफ फैक्टर, रिएक्टिव जो आपका रीस्टेटमेंट फैक्टर है, रिएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर, वो मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया था, वो मैंने आपको पहले ही मेथड में बता दिया। दोनों मेथड की एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को समझा दी थी। अब ये आपके ऊपर है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको कौन से मेथड के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट पढ़ाया जिसको हम टू क्लास मेथड बोलते हैं। वो केस तब होता है, वो मेथड तब ही लगता है जब आपके पास आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जिसका नाम हो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर में नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, कुछ नहीं गिवन है, तो बेटा फिर तो आपको यही अज्यूम करना है कि वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं अपने वाले। ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर है और वो भी नॉन क्यूमुलेटिव है और उनका डिविडेंड भी डिक्लेयर्ड है। ये सब आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, बेटा इनके केस में जो ईपीएस निकलेगी, जिस हिसाब से हम निकालते हैं, वो ऐसे नहीं निकलेगी, वो टू क्लास मेथड करके यूज निकलेगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाया था कैसे आपको करना है ना। आपको मैंने एक रेशियो बताई थी, प्रो रेटा बेसिस पे होता है ना। जनरली आपके पेपर में कभी कभी रेशियो भी गिवन नहीं करती, तो आपको हमेशा यही अज्यूम करना है कि प्रो राटा बेसिस पे ही हम निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, कि जितने खाने वाले हैं और उसमें से इनकी भीड़ कितनी है, तो उस भीड़ के हिसाब से उनको उतना देंगे। खाने वाले ज्यादा है तो उनको ज्यादा शेयर मिलेगा, खाने वाले कम है तो उनको कम मिलेगा, सीधी बात है। रेसिडुअल अर्निंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हर चीज हमने वहां पर डिटेल डिस्कस करा। अब जाके बेटा हमारा एक कंसेप्ट आता है जो इस मार्केट रेशियो का फुल स्टॉप है। मतलब मार्केट रेशियो का तो फुल स्टॉप नहीं, मतलब ईपीएस का फुल स्टॉप है, टूपीएस है आगे, क्योंकि अभी मुझे आपको एक रेशियो और बतानी है, डीपीएस करके, है ना। डेप्स वगैरह बताऊंगा मैं आपको वहां पे, डायल्यूटेड सॉरी डिविडेंड पर शेयर, सॉरी डीपीएस बताना मुझे कि डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं, उसके लिमिटेशंस मुझे आपको बतानी है, शेयर होल्डर्स रिटर्न मुझे आपको बताना है। ऐसे कुछ रेशियोज अभी हम पढ़ेंगे वहां पे, तब जाके हमारा पूरा मार्केट रेशियो खत्म होगा। सबसे लास्ट में एक रेशियो मेरी होने वाली है बेटा, एसजीआर, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट रेशियो, जो बेटा इस साल तो एग्जामिनर की पत्नी क्यों इतनी फेवरेट बन गई है कि हर अटेम्प्ट में वो पूछा है। जनवरी फरवरी में उसने स्टार्ट करा पूछना, और अगर आप उसका ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो बेटा लास्ट 2 सालों से तो वो पूछ ही नहीं रहा था। एसजीआर रेशियो ज्यादातर पूछी नहीं जाती थी आपके पेपर में, लेकिन इस साल पता नहीं वो क्यों पूछे, जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से वो पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके भी बहुत हाईली चांसेस है कि वो इस साल भी आपके पेपर में इस अटेम्प्ट में पूछ ही लेगा। ठीक है, देखिए ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा इस साल का, फिर सीधा अगले साल से नया अटेम्प्ट आएगा। तो अगर आप पिछले इस साल की ट्रेजेक्टरी समझ गए तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रास्प कर लें और सारी ट्रेजेक्टरी समझ के इस अटेम्प्ट को दे दें। देखिए सितंबर अक्टूबर जो जनरली अटेम्प्ट होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट अटेम्प्ट नहीं होता, इजी होता है। ठीक है, मॉडरेट आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट है वो मई जून वाला बेटा। ठीक है, तो और इसमें फायदा ये है कि आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि जनवरी फरवरी में क्या पूछा गया है अपना उसमें, क्योंकि वो जनरली सेम ही रहता है, पैटर्न ज्यादा चेंज होता नहीं है, हल्का फुल्का ही होता है बेटा, ज्यादा चेंज नहीं होता। पार्ट 2 के अंदर तो सेम ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, बहुत हल्की फुल्की जगह से अलग अलग आती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स तो बेटा आप देखेंगे एज इट इज रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं। डायलूटेड ईपीएस जो हमारा है कंसेप्ट, इस पे कंट्रोवर्सी ये है बेटा स्टूडेंट्स के बीच में कि ये पेपर में टेस्ट नहीं होता, कुछ तो ये मान के बैठे कि ये पेपर में है ही नहीं डायलूटेड ईपीएस, और सबसे डिफिकल्ट भी इसी को मान लेते कि भाई सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है डायलूटेड ईपीएस। देखिए ये सारी ही धारणाएं गलत है, सब की सब गलत है। ना ही ये आपके सिलेबस में से डिलीट करा गया, क्योंकि अगर ये सिलेबस में से डिलीट होता तो आईएमए ने जो सिलेबस 2024 चेंज डाला है उसके अंदर ही होता, उसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये डिलीट नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बेटा लास्ट 3 अटेम्प्ट, अगर हम लास्ट सालों के अटेम्प्ट खोल के देखेंगे तो वहां पे डायलूटेड ईपीएस पूछा ही नहीं जा रहा था। तो इतना ठंडा हो गया है ना, पूछा ही नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट्स और लोगों के बीच में ये धारणा लग गई है कि भाई ये पेपर में आएगा ही नहीं, ये एग्जामिनर भूल गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ये उसकी जस्ट स्ट्रेटेजी है कि 3-4 सालों का उसने कूलिंग पीरियड दे दिया, अब एकदम से चौथे पांचवें साल उसको टेस्ट कर देगा आपके पेपर में, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि उसको पता है भाई सब चीज छोड़ के आएंगे, उनको पता है वो लास्ट पेपर अटेम्प्ट देख के आए हैं, वो वाले बच्चे जो लास्ट अटेम्प्ट देख के क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो ये वहां वो वाले फंस जाएंगे बेटा।
हर जगह से फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, उसने सारे लोगों को अपना अपना रखा हुआ है कि एक क्लास ये है कि जो पिछले साल के अटेम्प्ट देख के आते हैं, एक जो है वो बहुत मॉक करके आते हैं, एक जो है बस कंसेप्ट पढ़ के आते हैं। उन सबके हिसाब से उसने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी सोच रखी है। ठीक है, तो जो बस पिछले सालों के अटेम्प्ट करके या मॉक करके आते हैं वो ऐसी वाली स्ट्रेटेजी में फंसते हैं बेटा। तो आपको ये करके जरूर जाना है। दूसरा, रियल लाइफ से तो नहीं उड़ाना बेटा। आप जब रियल लाइफ में मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे तो बस बेसिक ईपीएस आपने पढ़ लिया और आप सोच रहे हो मैं बेसिक ईपीएस करके बहुत टॉप लेवल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बेटा ये तो सिर्फ सपने हैं आप लोगों के, है ना। ना ही वो आपको जॉब में हायर करेंगे और ना ही वो बेटा आपको कहीं भी अगर लग भी गए तो ना ही आपकी कोई ग्रोथ होगी वहां पे। ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि मार्केट में तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डायलूटेड ईपीएस है। क्योंकि आजकल की जितनी भी कंपनियां हैं बेटा वो आज वो वाली नहीं रही, पुरानी वाली के बेटा वहां पे सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है बेटा कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर लेके आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर में केस ये हो जाता है कि वहां पे बेसिक ईपीएस जिस तरीके से हमने अब तक सीखा है वैसे नहीं कैलकुलेट होता, वहां पे डायलूटेड ईपीएस के हिसाब से हम अपनी ईपीएस को निकालते हैं। डायलूटेड ईपीएस क्या है, इसका शब्द जो है वो है डायलूटेड। डायलूटेड ये शब्द आपने अगर 10th क्लास तक तो आप लोगों ने क्योंकि साइंस पढ़ी होगी, उसके बाद तो स्ट्रीम चेंज हो जाती है, तो ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करा गया टर्म है। इसका मतलब है डाइल्यूट कर देना किसी चीज को। मतलब एक फॉर्म होता है वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब वो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, लेकिन उसके अंदर आप क्या है कुछ चीजें डाल देते हो उसकी प्रॉपर्टी के अलावा। आप उसके अंदर कुछ चीजें डाल देते हो, उस चीजें डालने से क्या होता है जो उसका ओरिजिनल फॉर्म में बेटा वो लूज होता रहता है, लूज हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और वो धीरे 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 डायलूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक अगर मैं बात करूं, जैसे आप अगर एक पानी में चीनी डालेंगे बेटा, पानी में चीनी डालेंगे तो आप उसको घोल देंगे, ठीक है। अगर आप उसको एक गिलास पानी में चीनी डालेंगे, एक चम्मच, और उसको घोल के पिएंगे तो आपको बहुत ही मीठा लगेगा वो पीने से। लेकिन वही एक गिलास पानी, वही जो आपने वो एक चम्मच, वो एक पहले आप गिलास पानी हटाओ, अब एक जग पानी लो और उसमें वही क्वांटिटी ऑफ चीनी उसमें डालो, उस जो स्वीटनेस का जो बेटा लेवल है वो कम हो जाएगा उस जग वाले में एज कम्पेयर टू वो ग्लास वाला। इसका रीजन ये है क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म बहुत ज्यादा है उसके अंदर, जग के अंदर। आप जितना ज्यादा पानी डालोगे, डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, उसकी स्वीटनेस कम हो जाएगी। अब यही चीनी, एक चम्मच चीनी आप बेटा स्विमिंग पूल के अंदर डाल दो, और ज्यादा ले जाते हैं लेवल को, तो बेटा बिल्कुल ही लूज हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल भी मीठा का टेस्ट नहीं आएगा। अब यही एक चम्मच आप ओशन में डाल दो, तो आप सोचो जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे उतना ही लेवल ऑफ स्वीटनेस कम पे कम पे कम होती रहेगी। इसे कहते हैं डाइल्यूशन, मतलब धीरे 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 फेड होगा। जैसे बेटा आप एक रंग की बात करें, जैसे आपने एक रूअफ़ज़ा पीते थे बेटा बचपन में, वही वाली बात कर लेते हैं। जैसे गिलास में एक आपने रूअफ़ज़ा डाल लिया, अब रूअफ़ज़ा आपने डाल तो लिया बेटा, उसमें जितना आप पानी डालोगे, डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, आप देखना उसका जितना कलर है वो धीरे 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 डाइल्यूट होता रहेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता रहेगा, है ना। यही सेम कलर्स के साथ होता है, जितना ज्यादा कलर्स पे पानी डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, पानी डालने से उसका डाइल्यूशन हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है, रंग फेड होता रहता है। आपने देखा होगा आप अपने कपड़ों को जितना ज्यादा पानी में डालते रहते हो, करते रहते हो, धोते रहते हो, उनका कलर फेड होता रहता है। इसे कहते हैं डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन हो जाता है, ये केमिस्ट्री का टर्म है बेटा। एसिड होते हैं ना, एसिड, उनके प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करने के लिए या उसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए वो पानी डालते हैं। ठीक है, देखिए पानी का जो पीएच होता है बेटा वो 7 होता है। एक्चुअली पानी का जो पीएच होता है ना बेटा वो 7 होता है, मतलब 7 से नीचे जितनी भी चीजें होती है बेटा वो हाईली एसिडिक होती है। मतलब जितना ज्यादा 7 से नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, वो ये पीएच स्केल होता है बेटा, आप लोगों को पता ही होगा, वो एसिडिक होता है। जितना ऊपर जाएगा वो बेस होता है। ठीक है, ये एसिडिक होता है, ये बेस होता है पानी, लेकिन ना ही बेटा एसिडिक होता है ना ही बेस होता है, उसका पीएच 7 होता है। तो बेस्ट चीज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर आप किसी एसिडिक चीज में पानी डाल देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ऐसे ही बेटा अगर आप एसिड में बेस भी डाल देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारी जैसे केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं बेटा, वहां पे क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे बहुत चीजें होती हैं, वहां पे लोग ऐसा करते हैं, है ना। जैसे H2SO4 होता है बेटा, है ना, वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत हाईली एसिडिक चीज होती है बेटा, वो एसिड होता है, उसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पानी डाल देते हैं, लेकिन वो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ H2SO4 हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूटेड होता है बेटा। ये सब केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाने नहीं बैठा, मैं आपको समझाने क्या बैठा हूं। मैं आपको समझा क्या रहा हूं, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसे एक एसिड होता है, अगर उसमें आग डालेगा तो भाई जल जाएगा, डाल मत लेना, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉपर्टी को कम करने के लिए आप क्या करते हो, पानी डाल देते हो बेटा। पानी आप जितना ज्यादा डालोगे ना उतना उसकी प्रॉपर्टी लूज होती रहेगी। मैं बताऊं, अगर आप एक सादा एसिड जैसे वो जो H2SO4 होता है उसको रखोगे और उसको यूज करोगे तो बेटा वो हाथ जला देगा, कहीं भी डालोगे सब कुछ जला देगा, वो इतना स्ट्रांग होता है वो, तो पता ही है बेटा।
लेकिन वही H2SO4 अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर डालोगे तो आपको क्या लगता है, वो पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है वो एसिडिक बन जाएगा? आप मुझे बात बताओ, एक H2SO4 का पानी अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर डालोगे तो क्या होगा? वो स्विमिंग पूल एसिडिक हो जाएगा? नहीं बेटा, वो एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि पानी इतना, क्योंकि उस H2SO4 के एसिड के अंदर आपने एक स्विमिंग पूल जितना पानी डाल दिया, तो बेटा नेक्स्ट लेवल डाइल्यूशन की स्टेज पे ले गए हो आप, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, एसिडिक बिल्कुल जीरो हो गया, वो एसिड नहीं, वो तो बस ऐसी बस खिलौना बन गया, वो तो कोई भी जाके स्विमिंग कर लेगा उसमें। बेटा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के, मैं जो करेक्ट समझा रहा हूँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आपको ज्यादा इस पर डीप जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई चीज है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, उसके अंदर आप पानी डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, पानी इज द मेन जो डाइल्यूट करता है, ये डाइल्यूटेड एजेंट है। तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होती है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, कंसेंट्रेटेड फॉर्म होती है बेटा, कंसेंट्रेटेड, क्या लिखा हूं ये देखो, दो चीजें होती है बेटा, एक तो कंसेंट्रेटेड फॉर्म होती है, ये हो गया बेटा कंसेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटिव एजेंट। डाइल्यूटिव एजेंट एक कंसेंट्रेटेड, मतलब यहां पे जैसे हमने H2SO4 की बात करी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक सल्फर, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो उसको भी छोड़ो बेटा, हम एक कंसेंट्रेटेड की बात कर लेते हैं। जैसे एक रूअफ़ज़ा की बोतल है बेटा, सादी रूअफ़ज़ा की बोतल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ना ही दूध डाला ना पानी डाला, बस H2, वो सीधा रूअफ़ज़ा बोतल बेटा, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब वो अपने कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन उसके अंदर अगर आप कोई डाइल्यूटिव एजेंट डाल देते हो, डाइल्यूटिव एजेंट कोई भी हो सकता है, डाइल्यूटिव एजेंट वो होता है अगर आप उसको डाल देते हो तो वो कंसेंट्रेटेड जो चीज होती है वो अपनी प्रॉपर्टी धीरे 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 वो अपना लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम करती रहती है, कम हो जाती है। समझ रहे हो? कंसेंट्रेटेड तो चीज समझ गए, एक तो होती है कंसेंट्रेटेड, जैसे प्लेन अपनी रूअफ़ज़ा की बोतल हो गई, ये कंसेंट्रेटेड है, मतलब ये अभी बिल्कुल एग्जैक्ट रूअफ़ज़ा बोतल है, अभी आपने इसमें कुछ नहीं डाला है, मतलब एज इट इज बाजार से खरीद के आओ वैसे सीधा, आप इसको वैसे पियोगे तो बहुत मीठा लगेगा। लेकिन अगर उसमें आप कोई डाइल्यूटिव एजेंट डाल देते हो, डाइल्यूटिव एजेंट वो होता है जो उस चीज कंसेंट्रेटेड चीज अगर आप डाल देते हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड चीज अपना लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लूज करने लग जाती है। और डाइल्यूटिव एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बेटा पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब। तो वही देखो, अगर आप पानी और दूध रूअफ़ज़ा में डालोगे तो आप देखेंगे बेटा धीरे 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 वो जो उसका रेड कलर है वो लूज होता रहेगा। ये आप देख लो बेटा, अगर आप पानी डालोगे तो अगर थोड़ा पानी डालोगे तो रेड तो रहेगा, लेकिन आप सोचो एक जगह पानी डाल दोगे, एक लेवल स्विमिंग पूल पानी डाल दोगे तो बेटा वो तो बिल्कुल ही लूज कर देगा। तो वो डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा डाल दिया, तो वो धीरे 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 बेटा अपना लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देगा और एक दिन जीरो ही कर देगा। अगर वो डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा वो डाइल्यूटिव एजेंट डाल दिया। सोचो आपने वो, सोचो एक चम्मच आपका रूअफ़ज़ा है, उसमें सिर्फ आपने एक गिलास पानी डाला तो रेड कलर तो रहेगा, लेकिन उसी एक चम्मच में बेटा आपने एक जग डाल दिया तो थोड़ा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी एक चम्मच में आपने पूरा एक स्विमिंग पूल भर के डाल दिया तो बेटा फिर तो बिल्कुल ही लूज हो जाएगा। तो जीरो, तो वो डिपेंड करता है वो लेवल ऑफ एजेंट, डाइल्यूटिव एजेंट कितना है, मतलब आप कितना डाइल्यूटिव एजेंट डाल रहे हो उस कॉन्सेंट्रेटेड चीज में। अब इसी बेटा यही है क्रक्स, इसी क्रक्स से यहाँ पे डाइल्यूटेड डीपीएस लेके आया है। अरे डाइल्यूटेड डीपीएस ऐसा कोई कंसेप्ट थोड़ी ना है दुनिया में कि डाइल्यूटेड नाम वहीं से उठाया। अरे जो चीज आप रियल लाइफ में देख रहे हो तो उसी से ही तो इंस्पायर होके ऐसा सिंबॉलिक रखे बेटा, उसको हमने फाइनेंस की दुनिया में भी डाल दिया। डाइल्यूटिव एजेंट्स यही सेम ऐसे काम करता है। तो बेटा जो आपने एक्चुअली अपनी बेसिक ईपीएस निकाली थी, जो आपने अपनी बेसिक ईपीएस अब तक निकाली थी, इससे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, कंसेंट्रेटेड फॉर्म बोलते हैं बेटा। ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म है, मतलब पूरा एसिड जैसा, जैसे मतलब पूरा रूअफ़ज़ा है, ये है कंसेंट्रेटेड फॉर्म। मतलब आपने बेसिक ईपीएस निकाल ली अब तक, जैसे मैंने आपको निकाली है, जिस मेथड से भी निकाली हो फर्क नहीं पड़ता, इसे कहता है कंसेंट्रेटेड फॉर्म। लेकिन कुछ डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं बेटा, कुछ डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, कुछ डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं जिसको हम पानी बोलते हैं। एक हम मान के चलेंगे, हमारे बहुत होते हैं बेटा डाइल्यूटिव एजेंट्स, लेकिन हम पानी मान के चलेंगे, बेस्ट होता है। केमिस्ट्री में भी बेटा हम पानी को ही बेस्ट डाइल्यूटिव एजेंट बोल रहे थे, ठीक है। तो डाइल्यूटिव एजेंट्स होते हैं, मतलब फाइनेंस की दुनिया में भी कुछ पानी है। अगर उन डाइल्यूटिव एजेंट्स को, अगर उन पानी को अगर आप इस कंसेंट्रेटेड चीज में, जो कि यहाँ पे बेसिक ईपीएस है, उसमें डाल दोगे, वो बेसिक ईपीएस अपना कंसेंट्रेटिव लेवल धीरे 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 लूज करती रहेगी। इस धीरे धीरे लूज करने को ही डाइल्यूशन बोलते हैं, मतलब कम होती रहेगी। तो सर ये अच्छा आपने जैसे, ये तो ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, हम समझ गए सर, ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूटिव एजेंट्स है, उसको आप डालेंगे बेसिक ईपीएस अपना लेवल कम, ओके। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
कि सर यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री की दुनिया में या रियल लाइफ की दुनिया में जैसे डाइल्यूटिव एजेंट्स हमारे मिल्क हो गए, पानी हो गए, फाइनेंस की दुनिया का पानी, फाइनेंस की दुनिया में जो ये डाइल्यूटिव एजेंट्स है, इनमें ये कौन से हैं? यहाँ भी पानी है। अच्छा, पानी डालेंगे बेसिक ईपीएस में बेटा, अरे फाइनेंस के भी कुछ पानी है बेटा, इनको क्या बोलते हैं? मतलब फाइनेंस की दुनिया में जो ये डाइल्यूटिव एजेंट्स है, क्या है बेटा? 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स है फाइनेंस की दुनिया में भी। फाइनेंस की दुनिया के अंदर आपको मैं अगर बताने पे आऊं, फाइनेंस की दुनिया में बेटा 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं। पहला आपका जो डाइल्यूटिव एजेंट है बेटा, वो है स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स, स्टॉक ऑप्शन या वारंट्स। आपकी सिलेबस में बेटा वारंट्स वैसे दे रखा है, लेकिन एग्जाम में टेस्ट आज तक हुआ नहीं है। आज तक इन द सेंस, अभी अगर मैं आज तक, मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, अगर आप लास्ट 5 ईयर के अटेम्प्ट खोल के देखोगे तो बहुत कम टेस्ट हुआ है। मुश्किल से 5 साल में एक बार टेस्ट हो गया होगा बेटा, गलती से आता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा, ये कूलिंग स्ट्रेटेजी या पुलिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, जो एग्जामिनर यूज कर रहा है। मतलब थोड़े 5 साल 6 साल के लिए कूल कर दिया और एकदम से पूछ लेंगे। तो बेटा इन स्ट्रेटेजी से आपको सोच पूछना पड़ेगा। ये वो ही कर सकता है बेटा जो एग्जामिनर्स को अगर ज्यादा थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहां पे क्या है, स्टॉक ऑप्शन वारंट्स में आपको टेंशन नहीं लेनी बेटा। आपको मैंने आपको बोला ना, ये एग्जाम की तैयारी मैं नहीं करा रहा हूं, वो तो आपकी प्रोसेस में हो ही जाएगी। मुझे तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाना, तो मैं तो आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस भी पढ़ाऊंगा और वारंट्स भी पढ़ाऊंगा, वो तो हम पढ़ेंगे। और वारंट्स मुझे इन डिटेल आपको वैसे खैर अपने क्या हो गया, सेक्शन बी में भी इन डिटेल पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक वन ऑफ द पानी, ये दोनों अलग अलग बेटा, स्टॉक ऑप्शन और वारंट सेम से नहीं है, अलग अलग है। स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स, अगर इन दोनों में, ये एक वन ऑफ द पानी है। दूसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तीसरा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये 3 बेटा पानी है, डाइल्यूटिव एजेंट्स है। मतलब बेटा अगर आपको ये 3 पानी, ये 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स, अगर आपको ये 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स, अगर आपको किसी कंपनी के बैलेंस शीट में, मतलब उस कंपनी की बैलेंस शीट की कैपिटल में उसको दिख जाए, मतलब इक्विटी वाले सेक्शन में आपको दिख जाए कन्वर्टेबल डिबेंचर या बॉन्ड्स, आपको चलो लॉन्ग टर्म डेब्ट में दिखेगा, मतलब ये आपको कंपनी के बैलेंस शीट में दिख जाए बेटा, मतलब सीधी सीधी बात है। ये तीन चीजें, तो बेटा समझ जाना वो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब सीधी सीधी बात बोलो, कैपिटल स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। अब तक जो आप अब तक करके आए हो बेटा, अब तक जो आप बेसिक ईपीएस में करते आए हो उसे सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर ये आपको ये 3 खिलाड़ी, मतलब ये 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स, कौन से, स्टॉक ऑप्शन, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख गए, तो बेटा इनमें से एक भी दिख गया, मैं कह रहा हूं तीनों नहीं, इनमें से एक भी दिख गया, अगर तीनों भी दिख सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक दिख जाए तो मान लेना बेटा वो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, ये एक कन्वेंशनल जो अकाउंटेंट्स ने बोलना स्टार्ट करा बेटा। एक्चुअली क्या है, क्योंकि पहले जो बेसिक ईपीएस निकलती थी बड़ी सिंपल निकलती थी, लेकिन इन 3 डाइल्यूटिव एजेंट जब आ जाते हैं तो यहां पे जब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ना, तो बेटा अकाउंटेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाती है। वो आपको खुद पता चल जाएगा बेटा, ये खुद पता चल जाएगा जब आप खुद निकालोगे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाती है। अब उस एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से ही अकाउंटेंट्स ने नाम बोल दिया, यार ये वाले टाइप ऑफ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब अब यहाँ पे हमको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसका नाम कॉम्प्लेक्स बोला गया। ठीक है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा पता नहीं कैसी कैपिटल स्ट्रक्चर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिया है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी हो गया थोड़ा सा बेटा, सीधा प्रोसेस अकाउंटेंट्स का काम बढ़ गया, इसलिए वो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स अगर आपको कंपनी के बैलेंस शीट में दिख जाते हैं तो बेटा आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया है, और यहाँ पे आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा। फिर ये जो 3 पानी है बेटा, स्टॉक ऑप्शन वारंट्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये 3 एक तरीके से डाइल्यूटिव एजेंट्स है। मतलब इन तीनों में से अगर एक भी या तीनों के तीनों मिला के भी अगर आप इस बेसिक ईपीएस हमारा कंसेंट्रेटेड है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे रोब्जा हो गया बेसिक ईपीएस, अगर आप ये इन तीनों में से एक भी या तीनों मिला के भी इस बेसिक ईपीएस पे डाल दोगे ना बेटा, डालते ही ये बेसिक ईपीएस अपनी जो प्रॉपर्टी है लूज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब डायलूट होना स्टार्ट कर देगा, मतलब कम होना स्टार्ट कर देगा। मतलब सोचो अगर आपकी बेसिक ईपीएस सोचो 0.9 आ रही है, बेसिक ईपीएस 0.9,
तो आप देखेंगे इन तीनों को डालने से या इन तीनों के एक भी डालने से आप देखेंगे वो 0.8, 0.87 ऐसे धीरे 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 कम होती रहेगी। और अगर आपने नेक्स्ट लेवल डाल दिया तो बेटा जीरो भी हो जाएगी, ना के बराबर भी हो जाएगी। डिपेंड करता है आपने कितना डाला है। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं बेटा, यही फंडा है। मैंने देखो आपको रियल लाइफ से लिंक करके पढ़ाया है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। अगर आपको बेटा बस इतना ही समझना है, इतना समझ गया ना, तो आप मान के चलो आपने 70% समझ लिया। बहुत इजी है। जितना ज्यादा डायल्यूटेड डीपीएस को डिफिकल्ट बना रखा है, एक्चुअली वो उतना ज्यादा सिंपल है टेक्निकली। दिक्कत क्या है? कंसेप्ट में दिक्कत है, कंसेप्ट ढंग से नहीं समझा। पहली बात, मीनिंग पे ही नहीं समझा पहले, ये डायल्यूटेड शब्द आया कहां से, ये सब चीजें समझनी पड़ती है। आपने देखा होगा जब भी आप पहले कोई कोर्स पढ़ते हैं वो उसका थोड़ा ओरिजिन पढ़ाते हैं, बेटा ओरिजिन समझना जरूरी है ना। हिस्ट्री तब तक नहीं समझोगे, क्योंकि वो समझा इसलिए देते हैं ताकि आप उससे लिंक करके पढ़ सको। तो बेटा रियल लाइफ में डायल्यूटेड एजेंट इसलिए हमने पढ़ा, वो इससे लिंक करके पढ़ना है। तो यहां ये कंसेप्ट था बेटा हमारा डायल्यूटेड का, और ये 3 एजेंट है। अगली क्लास में बेटा हम इन 3 डायल्यूटिव एजेंट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पूरी क्लास एक एजेंट को समझने निकल जाएगी बेटा, क्योंकि उसको पूरा समझाना है, फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करना है, तब जाके ये समझ में आएगा। हालांकि ये जो मैंने 3 आपको डायल्यूटिव एजेंट्स बताए बेटा, ये मत समझना कि सिर्फ यही 3 है। एक्चुअली ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, सीएमए यूएसए ओरिएंटेड है। तो आपके सीएमए यूएसए के जो सिलेबस में सिर्फ यही 3 डायल्यूटिव एजेंट्स है, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में बेटा इससे और भी बहुत ज्यादा एजेंट्स हैं जो ईपीएस को डायल्यूट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है और ना ही मैं आपको पढ़ा रहा। हालांकि इसमें भी 2 क्लास मेथड होता है। बेसिक ईपीएस में मैंने आपको 2 क्लास मेथड बताया, इसके अंदर भी एक 2 क्लास मेथड है, वो मैं देखूंगा। पहले मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा डायल्यूटेड ईपीएस का सबसे कंसेप्ट। अगर मैं देखता हूं कि चलो इसमें अब आपको समझ में आ गया, पढ़ा देते तो मैं आपको 2 क्लास मेथड इसके अंदर भी पढ़ा दूंगा। इसमें छोटा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मटेरियल की अपनी कंटिन्यूअस रीडिंग आप लोगों को करते रहनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।